चलो जी स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन करना। ये क्या बना हुआ है? कल हमने कहाँ तक कर ली थी बच्चों इलस्ट्रेशन? 10 तक हो गए थे। बस आज 11 12 करते हैं, 11 12 13 और ऑपरेटिंग को आज पैक कर देते हैं। फॉर्मेट बना ले पहले। क्या? हाँ बुक होगी, क्यों नहीं होगी? लाओ जी, पुरानी है लेकिन बुक है। हमें कल इलस्ट्रेशन हमने 10 कर लिया था। नहीं यार, हमने तो 11 भी कर लिया था भाई। कैसी बातें कर रहे हो? 12 भी कर लिया था भाई। अच्छा, न्यू बुक थी मेरे पास, तो फिर न्यू बुक दो ना मुझे। हाँ, हम तो न्यू बुक के हिसाब से ही क्वेश्चन डालते हैं। तो हमने 10th कर लिया था। हाँ कर लिया था। हमें आज 11th करना है। गुडविल राइट ऑफ होती है तो वो ऐड हो जाती है और गुडविल बढ़ जाती है। तो कुछ नहीं होता आज के लिए। कल कल बताऊंगा इस बारे में, कल क्या होगा। 11 देखेंगे, फिर 12 देखेंगे, फिर 13 देखेंगे, फिर 14 भी देख सकते हैं। नहीं, 15 नहीं देख सकते। गुड इवनिंग, कैसा हुआ पेपर? किस चीज़ का था? अरे वाह, इशू ऑफ शेयर करके आए नहीं? क्या पेपर छूट गया? छूट तो नहीं आया पेपर? बस फिर ठीक है। कॉमन साइज कर दिया, कंपैरेटिव किया। तो कॉमन साइज करना था ना? उस टाइम में ध्यान नहीं आ रहा था, कंपैरेटिव एकदम भेज दिया। देखो इसे यहाँ ध्यान नहीं आया जो मैंने इस बात परसों बोल के भेजी थी। कोई नहीं, मैं अपना सारा एक पेपर बनाऊंगा जब एग्जाम से दे, वो तुम्हें दे के भेजूंगा भाई। ये करना है, पता लगे तुम भूल ही जाओ उस टाइम पे भी। फॉर्म नहीं, मुझे बीच में 1 साल में आए थे फॉर्मेट बने हुए। फिर फॉर्मेट बने हुए की वजह से इतनी दिक्कत आनी शुरू होगी बच्चों को भी और टीचरों को भी। तो फिर सबने सजेशन दिया भाई फॉर्मेट हटाया जाए, तो फॉर्मेट हटा देते। 1 साल आए थे बीच में बस। हाँ, बेटर है कि फॉर्मेट खुद बना लिया जाए, क्योंकि वो फॉर्मेट बच्चे फॉर्मेट आता कहते हैं तो बेकार पेज है, हम नहीं बनाते इसमें। फॉर्मेट आया तुम्हारे मेरे इसमें आया था फॉर्मेट बना हुआ? क्या तो फिर तुमने तो शीट पे नोट किया होगा। हाँ तो फिर इसको यूज़ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये उसकी बात कर रहा है भाई कि वो बैलेंस शीट बनी हुई आई थी, मतलब दिमाग नहीं खर्च करना पड़ा कि मुझे वो सोचना पड़ा। उसकी बात कर रहा है, कैसे नहीं कि शीट पे फॉर्मेट बना हुआ आया था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितने नंबर आ जाएंगे अंदाजा मार के? 50 बस यार, बहुत ही बेकार नंबर आ जाए। कैश फ्लो वगैरह में दिक्कत है यार कैश फ्लो का 8 नंबर हटा दे भाई। कैश फ्लो की मैं कह रहा हूँ 8 हटा दे। 5 नंबर चलो और पकड़, उसके भी हटा दे। 10 नहीं, मैं 15 हटा दी। 65 में से 60 तो आए। अच्छा चलो वो बताओ क्या कहते हैं। वो हेडिंग लिख दी थी, मेजर हेडिंग सब हेडिंग कौन सी आई थी? ये पूछी मशीनरी, और ये पूछा था कि जो इन्वेंटरीज में रॉ मटेरियल, गुड इन ट्रांजिट, ये सब दे देता। और कौन कौन से एग्जांपल देखा? याद करावा, फायदा आ गया ना। अगर तुम एक का दुक्का याद करते तो हमने हिसाब से याद कराएंगे, पूरी याद रहे। फॉर्मेट बना लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, जो कि हम निकालते हैं नोट नंबर 1 से। नोट नंबर 1 की इधर वर्किंग करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं नोट नंबर 1, जिसे हम नाम देते हैं डिफरेंस ऑफ P&L। ठीक है जी, डिफरेंस ऑफ PL। फिर हम एक लाइन लिखते हैं, उस लाइन का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग
आइटम्स। ठीक, बहुत अच्छी बात है जी। शुरू करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। पढ़ो जी इलस्ट्रेशन नंबर 11 न्यू बुक से। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? न्यू बुक किसी के पास है ही नहीं मुझे लग रहा है मेरे अलावा। आप ही पढ़ दो भाई। क्वेश्चन तो होगा ये, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बैलेंस शीट्स ही आएगी एग्जाम में बनी हुई और उसी से बनाना पड़ता है। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं दी होती है आपको। एक एक आइटम पढ़ेंगे और हम यूज़ करेंगे। बैलेंस शीट के ऊपर से चलेंगे हम। कैसे चलेंगे? शेयर होल्डर फंड से। जिस चीज़ का मैंने आपको यूज़ बता रखा है उसका यूज़ कर लेंगे, जिसका यूज़ मैंने नहीं बताया उसको छोड़ देंगे, इग्नोर मार देंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है शेयर कैपिटल, मैंने आपको यूज़ ही नहीं बताया इसका, छोड़ दो इसे। नेक्स्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का ये रहा यूज़ डिफरेंस ऑफ पीएल। डिफरेंस ऑफ पीएल बताना कितना है बच्चों? 3 लाख से 6 लाख, मतलब 3 लाख से इंक्रीज हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे लिखा हुआ है नोट नंबर, उस नोट नंबर 1 पे क्लिक करा, 1 पे क्लिक करा, क्लिक तो कहाँ गए? क्लिक करते नीचे आगे, क्लिक करते नीचे आगे डिफरेंस दिया हुआ है आपको 2 लाख। मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लो, ये थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। देना बच्चों मुझे एक पेंसिल कुछ, तो क्वेश्चन में करेक्शन है। नई बुक में होगा, पुरानी बुक में भी है ये नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी लिखा हुआ है। तो बच्चे इसे नोट नंबर 1 को रिजर्व एंड सरप्लस पे ट्रांसफर मार दो, और जो लॉन्ग टर्म बोरिंग पे नोट नंबर 1 है उसे 2 कर दो, और जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे नोट नंबर है उसे नोट नंबर 3 कर दो। पुरानी बुक में भी एरर था ये। अच्छा जी, ठीक है जी, ऐसे कर लेना। तो बच्चे फिर इसे ठीक करना पड़ेगा। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें रिजर्व एंड सरप्लस देखना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस पे क्लिक किया मैंने, 1 पे क्लिक करते मैं कहाँ गया? रिजर्व एंड सरप्लस का डब्बा खुल गया, नीचे वाला डब्बा खुलते नीचे क्या दिखा? डिफरेंस ऑफ पीएल। पीएल कितना था पहले? -1 25,000 था, माइनस लॉस था 25,000 का, अब वो लॉस प्रॉफिट में बन गया है 1 लाख। कितना डिफरेंस? 1,25,000। बहुत बढ़िया। 25,000। आपने क्लिक नहीं किया ना, शायद आपने क्लिक किया इस पे, आपने क्लिक ही गलत कर दिया। आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है सर, वो ये है क्वेश्चन, ये समराइज वाला तो ये है ना। फिगर्स चेंज कर रखी हैं भाई। इसमें 10 5 लाख वाला तो ये हुआ ना नेक्स्ट। या होगा 8 कैसे 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख। यहाँ पर हाँ, नोट नंबर खराब है इसका। एक मिनट, बनाया ये क्वेश्चन अपनी जगह ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अपडेट कर दिया। नई बुक से देखना बच्चों ये क्वेश्चन। आपकी बुक में क्वेश्चन ठीक था, वो आपकी बुक में क्वेश्चन ठीक था, वो ठीक करने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी ठीक था। इस बुक में जो नई बुक है इसमें ठीक करने की जरूरत थी, ये ठीक कर दिया मैंने। पुरानी बुक में ठीक करने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी ठीक था। नई बुक में ठीक करने की जरूरत थी, मैंने ठीक कर दिया है। उससे बुक से शेयर कर ले, या उसे कह दो फोटो भेज दिया ग्रुप पे, क्वेश्चन को फुल रूप से देख लो। इसलिए तो इसीलिए तो नई बुक मंगवाता हूँ। वही बात, मेरे पास नई बुक नहीं है, क्या कह सकते हैं। अभी तक वो भी नहीं आया रणविजय। भेज दिया।
ठीक है जी। अब दिख रहा है वो 1 पे क्लिक करता नीचे पहुंच गए और नीचे डिफरेंस दिया हुआ है पीएल का 25,000 पे नेगेटिव था और अब 1 लाख हो गया तो 1,25,000 का फर्क आ गया। और जनरल का डिफरेंस कितना है, ऐड कर लो। क्या ऐड कर लो, जनरल रिजर्व कितना है 325 से 5 लाख होगा, मतलब 1,75,000। लेकिन नेक्स्ट दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग पे नोट नंबर 2 दिया, उस 2 पे क्लिक करा, क्लिक नीचे आ गए। क्लिक करने पे क्या हुआ, आपको दिया हुआ है डिबेंचर। ओपनिंग में 6 थे, अब हो गए 8। इसका यूज़ मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने कल ही एक चीज़ बताई थी कि इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट गिवन है। कितना परसेंट, 6%। वो 8% का ब्याज निकालना पड़ेगा। सॉरी, वो 6% का ब्याज निकाल। अब फिर सवाल था ओपनिंग पे क्लोजिंग पे। हम हमेशा इस बुक के हिसाब से ओपनिंग पे निकालते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप क्लोजिंग पे निकाल दो, कोई गलत हो जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। हम उस बुक में ओपनिंग पे निकालते हैं, इसलिए हम ओपनिंग पे निकालते हैं। इससे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है जी। आपने कहा सर मैं तो क्लोजिंग में निकाल रहा हूँ, क्लोजिंग में निकाल लो, फिर इस बुक से आंसर मैच नहीं करेगा। हाँ, आंसर ठीक होगा। ठीक है जी। अगर देखो इस बुक में 6 लाख का 6% 36,000 पे निकाल रखा होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो। ठीक, आपने सर मैं तो 8 लाख का निकाल लूँगा 6%, 48,000 पे लिखूँगा। 48 लिख तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, बुक से आंसर मैच नहीं होगा। आंसर वो भी, हाँ 12 का फर्क आएगा, आंसर वो भी ठीक माना जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है भाई, ये तो एक अजम्पशन है। ठीक है जी। तो सर जिस क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो दोनों आंसर देने तो भाई नहीं, जिस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो फिर तो एक पर्टिकुलर आंसर ही होगा ना, कि भाई मैंने बता रखा था ये करना है, तो उस करके तो यही आंसर आएगा, तो फिर तो मैंने बताया ना आपको, फिर इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी पड़ती है आपको भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ हमारे पास करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का यूज़ आपको पता ही है, हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 का थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ से यहाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऐड। क्या लाइन है जी वो, अपर्णा जी वो लाइन क्या है, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। 2 लाइन का स्पेस छोड़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा इससे 2 आइटम होंगे भी नहीं। लेस करते हैं इंक्रीज इन सीए और डिक्रीज इन सीएल। अब बताओ जी, ट्रेड पेबल कितने से कितने हो गए, 4,80,000 से 3.5 हो गए, बढ़े हैं घटे हैं, घटे हैं। और ट्रेड पेबल तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी घटने पे इसका मतलब पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है, 31। इसे हम किस में दिखाएंगे, ब्रैकेट में। नेक्स्ट लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर क्या है, नोट नंबर 3 है। ठीक नहीं किया क्या, अरे यार मैंने ठीक कर तो दिए भाई ये अपने बुक में। हो गया था। नोट नंबर 3 पे क्लिक किया, क्लिक कहाँ पहुँच गए, नीचे आ गए। नीचे आते ही क्या दिया हुआ है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का मैंने ट्रीटमेंट 2 बताए थे आपको। एक तो उसे यहाँ ऐड कर लो, किस नाम से, प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन से वाला, करंट ईयर का। करंट ईयर का मतलब 2024 वाला। कितना है, और आपने कहा सर प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, उस प्रीवियस ईयर को जो स्टेप नंबर 4 रुका हुआ है, स्टेप नंबर 4 याद है आपको, जो मैंने अभी तक कराया ही नहीं। 1 कल बता दिया था, 2 और 3 परसों बताए थे, 4th मैंने कल कहा था, बाद में बताऊंगा। 4th ही है इनकम टैक्स पेड, जिसे हम करंट ईयर प्रीवियस ईयर का टैक्स बोलते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। वो यहाँ ले सकते हैं जी। हाँ, वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस क्या आएगा, नेट कैश फ्लो या यूज इन। ठीक है जी, उसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे, स्टेप 4 है, आखिरी में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का मैंने आपको यूज़ बताया ही नहीं अभी तक, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, मैं ऑपरेटिंग बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, करंट एसेट। करंट एसेट का यूज़ करना मुझे आता है, किसके अंदर, स्टेप नंबर 3 के अंदर कर लेते हैं। इन्वेंट्री 3 से 4 हो गई, इसका मतलब बढ़ गई, यहाँ लिख देते हैं, कितने से बढ़ गई, 1.5 लाख रुपए से। इसका मतलब 1.5 लाख रुपए और बाहर चले गए। फिर क्या दिया हुआ है, बढ़े हैं घटे हैं, ये तो बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल कितने से, 1 लाख से, ये भी पैसा जा रहा है। लास्ट में क्या दिया हुआ है, कैश और कैश इक्विवेलेंट, उसे मैंने यूज़ करना सिखाया ही नहीं आपको। ठीक है जी,
और तो कुछ नहीं दिया हुआ, इसका टोटल मान लो कितना आ रहा है, 4 5 6 7। ओके हैव फन। ठीक है जी, 7 लाख आ गया। 7 लाख में 36 जोड़ लो, क्या आ जाएगा? 436 इसे क्या नाम देते हैं? वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक, यहाँ तो कोई फिगर है ही नहीं। अब जब फिगर नहीं है तो आपने ऐसा जरूरी है लाइन लिखना? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने लिख दिया था, मुझे थोड़ा पता था आइटम होगा ही नहीं। ठीक है जी, इसमें ये ऐड करके इस ऐसे ही लेस कर दो, कितना आ रहा है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख 80 माइनस कर लो इसमें से। 3 लाख 80 माइनस करने का मतलब है 4 माइनस कर लो इसमें, 3,56,000। देखना, क्या समझ नहीं आ रहा। 3,56 नहीं आ रहा? किसे भाई? लेट आओगे तो ऐसे ही होगा। टाइम क्या है? 4 और आप कितने बजे आए थे? 4:20 पे आए थे। 4:20 पे तो मैंने पढ़ाया नहीं था, मैंने तो 4:25 पे स्टार्ट किया। तो आप कैसे आ गए? है नहीं? हाँ जी बोल लो। इससे पहले तो मैंने डाउट ले रहा था, इनसे बात कर रहा था। 4:20 पे मैंने पढ़ाई है, 4:25 पे, और 4:25 बजे से 4:20 पे आ गया। मेरे पढ़ाने के 5 मिनट बाद वो आया है, 4:30 बजे आया है वो। आप कितने बजे आए हैं? 4:30। आप कितने बजे आए हैं? 4:40। टाइम क्या हो रहा है भाई? 40 हुए? हाँ चलो 35 पे आगे होंगे। कभी जो आए तुम, अब तो एकदम थोड़े समझ में आ जाएगा। टाइम से आओगे तो, जब टाइम 4 बजे का था तो ये 4:30 आता है, 4:30 हो जाए 5 आएगा। इसकी आदत ही खराब है भाई। इसे हम क्या नाम देंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। वो मुझे लग रहा है वो जो मारने वाले सर है ना, वो इनके लिए ठीक है, ऐसे बच्चों बचता है ना, ठीक रहते हैं। इनकम टैक्स, अरे नहीं, एक और सर बताया इन्होंने मुझे अभी, अब मैं वीडियो में नाम तो ले सकता, ठीक है ना। भैया इनकम टैक्स पेड कितना है? प्रोविजन बताओ प्रीवियस ईयर का। प्रोविजन 2 दिए हुए ना, एक तो करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। जो 320 जो 4 लाख है वो करंट ईयर का है, और जो प्रीवियस ईयर का है वो यहाँ है 3,20,000। वो लेस कर लो इसमें से, कितना आएगा? 36। इसे क्या नाम देंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसी को डाउट? सर 1,25,000 समझ में आया। अच्छा 1,25,000 लो। आप कल नहीं आए थे? कल नहीं आए थे आप भाई? पिछले साल मेरे पास 25,000 रुपये का नेगेटिव था, कैश लॉस था। अगले साल वो लॉस ना हो गया, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो इससे इसमें फर्क कितना आ रहा है? छोड़ दो, नंबर लाइन है ऐसे चलता है, +1 +2 +3 ऐसे चलती है। ऐसे -1 -2, ऐसे यहाँ -25,000 रुपये था, और ऐसे यहाँ +1 लाख हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक का फर्क कितना है? ये तो मैंने कल बात पूछी भी थी। देखा कि इसमें देख रहा तो दिखा रहा था जब कि 1,25,000 वाली थी। अच्छा नीचे दिया हुआ है वो, मैंने क्लिक किया ना उस पर, तो उस पर पहुँच गया था मैं। ठीक है जी। देखो बच्चों, जो आपका डाउट आर्यन, जो आप ये पूछ रहे हो सर मैं 36 थी, मैं तो 48 लिखूंगा। देखो बिल्कुल जो लास्ट पॉइंट है ना, 4th पॉइंट, इसके नोट में लिखा हुआ है। 4th पॉइंट पढ़ना इधर। इट हैज बीन एज्यूम दैट न्यू डिबेंचर हैज बीन इशूड ऑन 31 मार्च 2024 एज सच इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6 लाख का 36, मतलब 1 अप्रैल 2023 से साल शुरू हुआ, 31 मार्च 2024 पे खत्म होता है। ऐसे ही है, 23-24 से बना रहे हैं ना हम। शुरुआत में डिबेंचर 6 लाख के थे, साल के एंड में 8 लाख के हो गए।
तो उसने कहा कि मैंने अजम्पशन लगाई है कि जो जो 6 से 2 8 हुए, जो 2 लाख के नए डिवेंचर इशू किए हैं वो मैंने साल के एंड पे इशू किए हैं। और अगर मैंने डिवेंचर साल के एंड पे इशू किए हैं नए 2 लाख के, अगर मैंने जो नए डिवेंचर साल के एंड पे इशू किए हैं तो ब्याज किस पे मिलेगा? किस पे मिलेगा ब्याज? शुरुआत में। ये मैंने कल बताया भी था, एंड होगा तो क्लोजिंग, सॉरी एंड होगा तो ओपनिंग पे, ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग पे। आपका सर अजम्पशन है ना ये, मैं अजम्पशन ही नहीं मान सकता। भाई मान सकते हो, नीचे लिख देना नोट, नीचे नोट लिखना पड़ेगा ये। आप चाहे ओपनिंग मान लो चाहे क्लोजिंग मान लो, दोनों ही सूरतों में आपको नोट जरूर डालना पड़ेगा। इट इज अज्यूम्ड दैट द डिबेंचर हैज बीन इशूड ऑन दिस डेट और दिस डेट। जो भी निकाल लोगे वो ठीक मान लेगा टीचर। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भैया यहीं इशू की है तो फिर ओपनिंग पे निकालना पड़ेगा। यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ गिवन होगा। ये बात मैंने कल बताई थी, कल आप आए थे शायद, आपने क्लास देखी होगी मेरी, नहीं देखी? कोई नहीं, वीडियो देख रहा है, उसमें और डिटेल में बात हो रखी है। कल इसमें बहुत डिटेल में बात मैंने कल ही करी थी। ये रब कर दूँ जी, बस ये भी भाई इन्हीं के साथ हैं। इन्होंने कहा ना तो मेरा डाउट है। भाई साहब जाम ही लगा हुआ है, 40 मिनट करा है। भाई साहब आप एक काम करना, जाम लगे हुए हैं, आप 3:30 निकलें घर से। नहीं 4:30 टाइम कब से है भाई? वो तो मैं वेट करता रहता हूँ कि मैं कहा आएंगे आएंगे आएंगे, और इस चीज़ को भी मैं जल्दी दूर करने वाला हूँ। कुछ पूछना है किसी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई करवाएगा, जो लेट आया है सबसे ज़्यादा लेट। होमवर्क किया तुमने? हाँ जी, होमवर्क किया आपने? लो, फिर कहेंगे नंबर नहीं आया यार बोर्ड में। तुमने होमवर्क किया भाई? होमवर्क किया आपने? हाँ हाँ, होमवर्क किया आपने? अरे मेरे को भूल गया। लो, अरे यार ट्यूसडे हमें क्या था, क्या कह सकते हैं। ये चैप्टर आज थोड़ी शुरू हुआ है, चैप्टर शुरू हुए तो शायद 3 दिन हो गए। बुक किसी भाई को लेने के अभी तक होश नहीं आया। और वैसे भी ये वाला जो मार्केट है ये संडे बंद होता है, ट्यूसडे में दुकान खुली रहती है। मुंजाल, गुलाटी, ये सब खुले रहते हैं। तुम कहीं से ले लो भाई। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर बनेगा नहीं तुम्हारा। और जो तुम्हारे पहले चैप्टर तो बहुत बेहतरीन बने ही हुए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें जो बेस्ट करा सकता है, वो थ्योरी करा सकता है, वो करा दी तुम्हें। कंपैरेटिव कॉमन करा सकता है, वो करा दिया। ये चैप्टर तुम्हारा बनेगा नहीं, यही आलम रहा। तो तुम्हारे साथ जिसका भी यही एटीट्यूड है कि हम कर लेंगे बाद में, बाद का कुछ नहीं होता भाई, क्योंकि बाद में अब तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा काम पड़ जाएगा। रिवीजन जो बुक ऑलरेडी पढ़ी हुई है वो दोबारा रिवीजन शुरू हो जाता है। अदर जगह पे जब कहीं और भी पढ़ रहे होंगे तो फिर टीचर फुल फॉर्म में आ जाएगा भाई, पूरा भर के होमवर्क देगा, डिस्कशन करेगा, टेस्ट लेगा। तो फिर तुम सोच रहे हो ऐसा कोई दिन मिलेगा जिसमें तुम 6-7 दिन सिर्फ अकाउंट्स पढ़ दोगे और चैप्टर कर दोगे, वो कभी नहीं आने वाले भाई दिन। चलो जी 12 देखेंगे। यमुना लिमिटेड है जी, यमुना लिमिटेड वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। मुझे तो बकवास सा ही लग रहा है, करा देते हैं जब इतना सारी कुछ इन्फॉर्मेशन की बनी है। और क्या, एक काम करना, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, मेरे 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे इसके साथ ही। देखो जी, इस क्वेश्चन में हमेशा फॉर्मेट तो यही बनेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये बने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये बने 1.5 लाख रुपए का, ठीक है जी। उसके नीचे आपको इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग और ये अदर एक्सपेंस, ठीक है जी। अदर एक्सपेंस के अंदर कह रहा है जी आपके जुड़े हुए हैं डेप्रिसिएशन 25 हज़ार, डेप्रिसिएशन को यहाँ उठा के फेंक देना, यहाँ जाएगा, ठीक है जी। और बस ऊपर एक चीज़ दिया बना है, ये जो आपको चेंज इन इन्वेंट्री है, ठीक है जी, कितने रुपए? 2 से ओपनिंग में 2 थी, ओपनिंग में 2.5 थी, क्लोजिंग में 2 हो गई, इसका मतलब इन्वेंट्री 50,000 से कम हो गई। इन्वेंट्री को यहाँ लिख देना उठा के, हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपने सर बाकी चीज़ों को आपने क्यों यूज़ नहीं किया, जैसे कि ये परचेजेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स वेल्स, इसका यहाँ कोई यूज़ नहीं है बच्चों, ठीक है जी। वो ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर सब चीज़ों का एडजस्टमेंट हो रखी है। मैंने फिर बताया, मुझे यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है, कुछ और नहीं, मुझे सिर्फ कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देखना है, जो कि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, ठीक है जी। प्रॉफिट नहीं चाहिए मैंने, प्रॉफिट तो गिवन है ही 1.5 लाख रुपए का। कहो तो मैं यहाँ फटाफट कर दूंगा, 2 मिनट लेंगे,
1.5 लाख रुपए यहाँ लिख दूंगा। ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन शुरुआत से पढ़ता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसी काम की नहीं है इसके अंदर, परचेज किसी काम का नहीं है। इन्वेंट्री का चेंजेस गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री 2.5 लाख की थी, अब 2 लाख की हो गई, तो इन्वेंट्री कितनी घट गई? 50,000 रुपये की, उसे यहाँ लिख दो। और क्या गिवन है? अदर एक्सपेंस के अंदर कहता है जी, अदर एक्सपेंस कोई यूज़ के नहीं है मेरे पास, टोटल एक्सपेंस नहीं है, प्रॉफिट में यूज़ कर लिया। ट्रेड रिसीवेबल घट रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल घटने पे पैसे यहाँ आ जाएंगे। कितने रुपए से घट रहा है? डिक्रीज बाय 30,000, ये 30,000 यहाँ आ जाएंगे। फिर कहता है जी प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। प्रीपेड एसेट है, कितने रुपए से प्रीपेड है? 5,000 रुपये से, ये लेस हो जाएगा। ट्रेड पेबल घट रहा है, ट्रेड पेबल भी यहाँ आ जाएगा। कितने रुपए से घट रहा है? 15,000 रुपये से भी माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ आ जाएगा। कितने रुपए से? 3,000 रुपये से। सब कुछ कर दिया। क्लास में कहता है डेप्रिसिएशन 25,000 रुपये हो, यहाँ लिख दो। डेप्रिसिएशन कितना? 25,000। 1.5 लाख और 25, 1,75। 1,75 में ये माइनस कर लो। 50, 80 है, ये कितना है? 15, 20, ये गया 60, 63, इसमें 63 जोड़ लो बस। 63 जोड़ लो तो ये आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख में पता नहीं क्या आएगा भाई, देखना ही पड़ेगा, इतना मेरा मन कर नहीं रहा। 2,38 आएगा। ठीक है। और सर इसमें अदर एक्ट टोटल लिख के इसमें वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है जी। 13 देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है ऐसे ही है बच्चों से वाला। सिर्फ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको यहाँ पटकना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने वाले। बैलेंस शीट आएगी, बैलेंस शीट से आपको अकाउंट बनाना कह रहा हूँ, बैलेंस शीट से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। जैसा भी क्वेश्चन था ना ये वाला जो पहले करवाया है कि इन्फॉर्मेशन गिवन थी, कुछ को छोड़ दिया, वो छोड़ने वाली आइटम नहीं है, वो हर आइटम कहीं ना कहीं जाता है। लेकिन अभी मैं सिर्फ ऑपरेटिंग बना रहा हूँ, तो इसलिए वो यूज़ के आइटम नहीं है। ठीक है, कोई भी आइटम छूटेगा नहीं, हर एक आइटम में एक आइटम में कहीं ना कोई यूसेज है पूरे कैश फ्लो के अंदर। जैसे मैं कहता हूँ इसे छोड़ दो, इसलिए छोड़ दो कि ऑपरेटिंग सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है जी। 13 भी देख लेते हैं फटाफट से। पढ़ दो भाई, तुम ही होमवर्क ना करने वाले बनो। आपने किया होमवर्क? पढ़ना हो गया था आपका होमवर्क? गुड। पढ़ना। एक एक आइटम को पढ़ेंगे और यूज़ करेंगे। बताओ भाई, होमवर्क ना करने वाले ब्रो कैसे कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे हम? आप फटाफट बता दो बस। ये रब कर देंगे, ये रब हो जाएगा, लो यहाँ से ये रब हो जाएगा, बस। क्या रह गया? क्या रह गया? ओह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई भाई। ये मेरी बड़ी हेल्प करता है। वीडियो में अपलोड करता हूँ मैं, नंबर देखना पड़ता है। हाँ जी, पढ़ो। क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फर्स्ट। क्या करेंगे? कहाँ? यहाँ करना क्या है इस क्वेश्चन? कहाँ लिखूँ? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। हाँ हाँ, ऑपरेटिंग बना फॉर्मेट बना दे। बताओ, इन्फॉर्मेशन बताते रहो, मैं पुट करता रहूँगा जहाँ जहाँ आपका मन कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑन फर्स्ट 25,000। ठीक है, क्लोजिंग का 80 है। क्या करेंगे? हाँ, तो ये डिफरेंस हुआ नंबर कुछ हो जाएगा ना? कितना? 55 का हो गया डिफरेंस। कहाँ लिखूँ 55 के डिफरेंस को? उससे नेट प्रॉफिट लो 55 यहाँ। ठीक है, ठीक है भाई। तुम तो यहाँ यहीं कह रहे थे। नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट में तो है ये। ये नेट प्रॉफिट ही नहीं है। सही लिखा है। ये है होमवर्क ना करने का नतीजा। ये लास्ट चैप्टर है भाई मेरे एंड पे, और बस फिर तो रिवीजन है जो मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट, इसे कहाँ लिखेंगे भाई? सब चुप रहेंगे, स्टेप बता देगा बस। स्टेप नंबर 1 2 3 या 4 4 भी मैं बता चुका हूँ आज आपको भाई। यहाँ वहाँ कुछ नहीं है, स्टेप बोल दे भाई। इसमें स्टेप कौन सा है भाई? अरे यार स्टेप नहीं है, ऐसे बता यार। कौन से मतलब? आजा उंगली करके बता यार, उंगली करके बता यार।
यहाँ ये कौन सा स्टेप है? ये 1 है। बोल दे बता दो। सर मेरा सिर ऊपर है। ऊपर ही है भाई, सब सिर के ऊपर से है भाई, सब 3 के ऊपर है भाई। भाई जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे, कोई टीचर कितना ही अच्छा पढ़ाता हो, वो उसका पढ़ाना बिल्कुल वेस्ट है, और तुमने ना पढ़ने की कसम खा रखी है। नेक्स्ट, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना इतना मोटा सा घूम के, तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा इसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करूँ, क्योंकि बाकी तो रटली चीज़ है, उन्हें तो दिखते ही पता कि डेफिनेशन कहाँ लिखना है, तुम्हें यही नहीं पता। नेक्स्ट, एमोटाइजेशन क्या है? एमोटाइजेशन किसे बोलते हैं? कल मैंने बताई थी क्लास में, बात सबको बताई थी, इसे भी पता होनी चाहिए। एमोटाइजेशन क्या बताया था मैंने, क्या होती है एमोटाइजेशन मतलब? जी, तुम्हारे अलावा और तुम्हारे पड़ोसी ऐसे छोड़ के अलावा कि अल्लाह आइंदा बाकी किसे पूछ ले बता देंगे एमोटाइजेशन। बता, ये बता देगा लो, ये कह रहा लो आइंदा नहीं मेरी बता दूंगा। कह रहे बेइज्जती बहुत हो रही है। अरे भाई मतलब पैसे तो पता ही होना चाहिए, एमोटाइजेशन क्या मतलब होता है? चलो ठीक है, छोड़ दो जनरल नॉलेज, आप बता दो यहाँ कहाँ करूँगा इसका, ऐड कर दूंगा इसे कहाँ, इसके नीचे में यहीं ऐड। ओके, एमोटाइजेशन ऑफ क्या हो रही है बच्चे? एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, 8,000 रुपये की फिगर, और बताओ इसका क्या करेंगे? यही लिख दूंगा, किस में? ऐड में, लेस में? लेस में, ठीक है। गलत है, मतलब तुम गलत हो। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 20,000 रुपये। आगे बढ़ो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका क्या करेंगे? कहाँ? नहीं ऐसा नहीं, लेस भी होता है एक प्रोविजन, अभी बताया मैंने। क्या करूँ इसका, कहाँ करूँगा मैं? नहीं ऐड ही करूँगा, आपका बात कहना सही है। प्रोविजन फॉर टैक्स मान लेता हूँ, करंट ईयर का है, मान लेता हूँ, जरूरी नहीं है। कहाँ मतलब कहाँ? 1 2 3 भाई, स्टेप बोल दे भाई, स्टेप ये भाई छोड़ दे, ये 1 स्टेप है, इसकी डिटेल यहाँ जाती है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। अब बता दे फिर इस साइड स्टेप में कौन सा है यार? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? करंट ईयर का मान लेते हैं, कितना है बच्चों? 15,000। आगे बढ़ाओ। हाँ जी, किसे क्या करेंगे? बताओ भाई, आप ही तो करा रहे हो क्वेश्चन है। कहाँ? यहीं पे में ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। ट्रांसफर टू जनरल कितना है? 30,000 रुपये। हालांकि बच्चों देखो इसकी एक प्रेजेंटेशन है, पहले आता है फिर प्रोविजन आता है, लेकिन आपको इतनी प्रोविजन इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट लिखो, चल जाता है। रियल लाइफ में नहीं होता, हाँ, लेकिन आपका काम चल जाता है। नेक्स्ट, किसी कोई नंबर नहीं। नेक्स्ट, डिक्रीज इन ट्रेड, क्या करेंगे? भाई यहाँ स्टेप 3 में उस साइड जहाँ करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, जहाँ करंट एसेट्स डाउन हो रहे हैं वहाँ लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल को। ठीक है जी, आप कह रहे हो तो कितना है? 22,800। आगे बताओ। जहाँ पे करंट एसेट्स ज़्यादा हो रहे हैं, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। डिक्रीज इन ट्रेड मैं यहाँ लिख दूँ, ट्रेड पेबल। हाँ हाँ, ठीक चल रहे हैं? नहीं चल रहे, आप बताओ क्यों? मैंने गलत लिख दिया, मैंने कुछ किया नहीं, मैं लिखा सही है लेकिन मैंने कुछ करना भूल गया। मैं
हैं? लेस की जगह ऐड उल्टा बता रहा ब्रैकेट लगाना भूल गया बच्चे में। माइनस की जगह माइनस नेक्स्ट क्या करेंगे? कितने से? 300 रुपये से? 1500 रुपये से बढ़ गए, क्या करेंगे? इसका ध्यान भी ना इधर है आंसर पे, वहाँ से बढ़ गए यहाँ देखते हैं यहाँ लिखा। अच्छा तो इसे लग रहा है मुझे नहीं पता होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने रुपए से? 1500 रुपये से। आगे बढ़ेंगे, इस बार प्री बोर्ड में तो इनका पता लग ही जाएगा भाई का, वैसे ये नहीं पता लगे। नेक्स्ट प्रीपेड के क्या करेंगे? नहीं, ओपनिंग में 2000 थे, अब ये सबका डाउट हो सकता है, तुम्हारा कोई पर्टिकुलर डाउट नहीं है, सबका ही डाउट हो सकता है। प्रीपेड एक्सपेंस 1 अप्रैल 2021 में 2000 रुपये के थे, क्लोजिंग के बताए नहीं, तो क्या मान लूँगा? बिल्कुल सही। तो इसका मतलब 2 से एसिड 0 हो गई है, एसिड घट गई है। प्री पेड एक्सपेंस 2000 रुपये। क्लोजिंग का बताया होता सर तो 0 से 2000। हाँ, अगर क्लोजिंग का 0 से 2 मानता। ठीक, और तो कुछ नहीं दिया हुआ। अब क्या करेंगे भाई? क्वेश्चन करा देते तुमने, बताओ मैं क्या करूँगा? चलो फिर जो उनका होगा तो चलो जी, इसका टोटल कर लेते हैं। बताओ इसका टोटल क्या है? इसका कुछ नहीं करेंगे, करेंगे वो आंसर उसमें से कुछ नहीं बदलेगा ना। अच्छा, इसमें से कुछ नहीं करेंगे, इसका इससे इसको लेना देना नहीं है। चलो इसका ही कर लो, पहले क्या हो गया? चलो कर लेते हैं। 50, 60, 70, 1 लाख हो गया। अच्छा हो गया, इसका रख दिया साइड में कर दूँ। कहाँ कहाँ? उससे यहाँ नीचे अच्छा कहाँ? लिख दिया, ठीक है लिख दिया। अब क्या करेंगे? तो कहाँ करूँ, कहाँ लिखता हूँ भाई? वो 1200 वो लिखा ना, 12500। हाँ, उसके ऊपर लिख दो। ये नीचे है, इसके ऊपर लिख दूँ? मतलब इस लाइन के सामने लिखूं या इस लाइन के सामने लिखूं? क्या बोल रहा है? करने तो प्लस है। अगर तू थोड़ा सा भी दिमाग खर्च कर लेगा ना तो पता लग जाएगा कि कहाँ लिखना है। ये देख, ये देख कहाँ? वो तो रखो मार के बता रहा। गैलरी फर्स्ट लाइन से लाइन ना, नोट नंबर 1 बोल दे। हाँ लिख दो भाई देख, जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये नोट नंबर 1 से इसकी कैलकुलेशन की फिगर आएगी यहाँ, तो नोट नंबर 1 कहाँ है? तुम्हें है तो ना कि मैंने कुछ नई चीज बता दी है तुम्हें कि वाओ है? आज की वीडियो देखिए बच्ची, ये क्या चल रहा है? हाँ, वीडियो वाले भी ये कह रहे होंगे कौन है ये? कह दो 100 के सब्सक्राइब करा दो, लेकिन कर दे। फेस रिवील हो जाएगा अगर 100 के सब्सक्राइबर हो जाएगा भाई। फिर तो मैं ऐसे घर जाके फोटो खिंचवाऊंगा इसके साथ। इसे ऐड करना, बच्चों लेस करना। बच्चे से सड़क पे कहेंगे सर बिग फैन, आपके अकाउंट्स की नॉलेज कैसा रहेगा ना आदित्य? मतलब तुम्हें सड़क पे लोग रुक रुक के बताएंगे कि सर ये फिगर ना वो वाली वहाँ नहीं, यहाँ जाएगी। मज़ा ही आ जाएगा। बिग फैन सर। कितना आएगा इसे? इसे क्या नाम देते हैं बच्चों? आंसर मैच कर रहा है क्या? मैच कर रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बोल दो या नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रीवियस ईयर का नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक इलस्ट्रेशन और है, करा देते हैं उसे भी, और कुछ नहीं हो पाएगा भाई। तो बच्चों इसके अंदर स्टेप नंबर 4 में लेस होता है। ये 1 स्टेप है, ये 2 स्टेप है, ये 3 स्टेप है, 4 स्टेप में अभी लेस किया मैंने। पहले वाले क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स 3,20,000 का दिया हुआ था, वो मैंने अभी लेस किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन।
पिछले साल वाले का माइनस होता है, करंट ईयर का ऐड हो जाता है यहाँ, ठीक है जी। चलो जी, आज मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अभी दे देता हूँ, जिससे मेरा काम स्टार्ट हो जाए, कल मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है जी। ऑपरेटिंग खत्म हो गई बच्चे, ऑपरेटिंग में और कुछ नहीं है। इससे जितना मैंने करा दिया ना, इससे मुश्किल आता नहीं एग्जाम में, बहुत छोटा छोटा आइटम आता है इसमें, ठीक है जी। लो जी, नेक्स्ट जो एक्टिविटी इसके नीचे ही बनती है, इसके नीचे ही बनेगी, बी करके, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान से देखना, आपको मैं कुछ चीज दिखा रहा हूं। बैलेंस शीट ऐसी होती नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको इसी बैलेंस शीट को देखने में मजा आता है। बैलेंस शीट में बच्चों हमेशा दो साइड होती हैं, एक लायबिलिटी साइड और दूसरी एसेट साइड। यही साइड होती है। एसेट तीन चीजों से मिलके बनता है। किसकी तीन चीजों से? कोई जल्दी से मेजर हेड बताओ। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मैं से क्या बोल देता हूं? टोटल लायबिलिटी। और बच्चों को पता है जितनी टोटल लायबिलिटी होती है टोटल ऐसी होती है भाई आदित्य? ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा होता है। ये तुम पहली बार कर रहे हो? पहले को करवाया यार बैलेंस शीट तो 11वीं में भी, पूरी पार्टनरशिप में वो कौन सा चैप्टर था वो? इशू से क्या, एडमिशन में, रिटायरमेंट चलो मैंने पूरा नहीं कराया होगा, और डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट गिवन होती थी, उसे हम पीछे फॉलो कर लेते, तो बैलेंस शीट तो थी वो। भाई तुम्हारे अकाउंट्स की नॉलेज यार, मैं फेस रिवील कर रहा हूँ इसका भी, ठीक है जी। मुझे जैसे लायबिलिटी तीन चीज़ों से मिक्सचर बनती है, तो एसिड्स दो चीज़ों का मिक्सचर होती है, नॉन करंट एसिड्स और करंट एसिड, ठीक है जी। जब आप बच्चे ऑपरेटिंग बना रहे थे तो ऑपरेटिंग में आपने इन दो चीज़ों का यूज़ किया, ठीक है जी। जब आप इन्वेस्टिंग की बात करोगे तो आप सिर्फ इसके बारे में बात करोगे, ठीक है जी। और आई होप समझदार बच्चा समझ गया होगा कि जब मैं फाइनेंसिंग की बात करूंगा तो मैं शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी की बात करूंगा। अब बस आप मुझे ये बता दो कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। हेडिंग सुनानी पड़ेंगी क्योंकि हेडिंग के बगैर फिर मैं ऐसा आया ही। शुरू करो जी। नॉन करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन सी हेडिंग, सब हेडिंग आती हैं, उसकी चाहिए मुझे, बताओ। लैंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, उसके बाद क्या एंड इंटैंजिबल एसेट्स, फिर लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट, उसके बाद इंटैंजिबल एसेट्स, मतलब यही सब चीज़ आती है, लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, ठीक है जी, ये सब चीज़ जाती हैं, ठीक है जी, जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म तक मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लैंड को सपोज करो पहले साल में मेरी लैंड 1 लाख की थी, जैसे इसमें भी 2 साल दिए होते तो आप डिफरेंस निकालते हो, तो 1 साल मेरी लैंड 1 लाख की थी, अब वो मेरी लैंड 10 लाख की दिखा रहा है मेरी बैलेंस शीट। इसका क्या मतलब समझूं मैं? 9 लाख से बड़ी होगी, मतलब मैंने लैंड परचेज ही करी होगी। अच्छा अगर मैं कहूँ कि पहले वो 10 की थी और अब 1 की रह गई है, तो उसका क्या मतलब होगा? मैंने सेल करी होगी। अब जैसे ये बात लैंड के ऊपर होती है, चाहे वो मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, ये सब चीज़ों यहीं आएंगी, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, जब आप बच्चों में आपको सारी बात ये 2 शब्दों में खत्म कर रहा हूँ, जब आप परचेज करोगे नॉन करंट एसेट्स, या मैं आपके लिए बोल देता हूँ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जब आप इन्हें परचेज करते हो तो पैसे आते हैं जाते हैं? जाते हैं, मतलब पैसा माइनस होगा, पैसा इसे माइनस में लिखना है। अच्छा और जब हम इन्हें सेल करते हैं
सेल ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, एक मोटी मोटी बात कर रहा हूँ मैं, डिटेल नहीं देना चाहता, मैं कराऊंगा कल, ठीक है जी। तो इसका मतलब पैसा आ रहा है, मैं प्लस में लिख दूँ, ठीक है जी। ये बात समझ में आती है। दो चीज़ें खास बता रहा हूँ मैं। इसी के साथ बच्चे, अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, अगर मैं परचेज करूँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो बात सेम ही है, पैसा माइनस, क्योंकि एनसीए के अंदर दो चीज़ें आती हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आती है। और यही बात अगर मैं सेल करूं, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो पैसा आ जाता है। दो चीज़ें खास बताऊंगा। अगर आपके पास मुझे डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव, तो वो दोनों पैसे यही आएंगे, क्योंकि डिविडेंड मिलना, डिविडेंड क्यों मिलता होगा, जैसे मैंने कहा कि जब बच्चे मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करता हूं तो ऑपरेशन से रिलेटेड सारे आइटम वहीं पे आते हैं। अगर कोई आइटम वहां नहीं है तो उसे मैं वहां से हटा देता हूं, मतलब माइनस कर देता हूं, ठीक है जी। तो मुझे इंटरेस्ट या डिविडेंड क्यों मिलता है, कोई मैंने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया हो किसी कंपनी में, या मैंने एफडी करा रखी हुई किसी कंपनी में, या कुछ खरीद रहा होगा तो मैं वहां से मुझे ब्याज मिलता है। तो जब इस इनकम से रिलेटेड इनकम, ये जो खर्चे हैं वो यही लिखे जा रहे हैं कि आपने कोई परचेज करी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने कोई परचेज करी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने बैंक में एफडी करा दी, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो अब उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखी जाए तो उसके ऊपर होने वाली इनकम भी कहाँ लिखी जाएगी, यही लिखी जाएगी। और कहाँ जाएगी, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। आपने इन्वेस्टमेंट करा फिक्स एसेट्स के अंदर, प्लांट के अंदर, मशीनरी के अंदर, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी किसी बैंक में, एफडी कराई, कहीं किसी कंपनी के शेयर खरीदे, तो उससे होने वाली इनकम भी कहाँ आएंगी, यहीं आएगी। इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव भी यहीं आएंगे। आपको याद होगा जब बच्चों में आपको ये करा रहा था तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको ऐसा कराया था, मैंने कहा था मुझे लेस करना डिविडेंड रिसीव्ड, लेस करना इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये दोनों मैंने यहाँ लेस करवाए थे, याद है आपको। वो मैंने यहाँ क्यों लेस करवाए थे, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव करना और डिविडेंड रिसीव करना ऑपरेशन का पार्ट थोड़ा ही है भाई। एक बात बताओ, मैंने किसी बैंक में एफडी करा दी, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो अब उसके ऊपर मुझे ब्याज या मुझे डिविडेंड इस वजह से मिलेगा कि मैं बिजनेस अच्छा चलाऊंगा, वो तो मुझे वैसे ही मिलेगा, मैं बिजनेस ना भी चलाऊं, मेरे बिजनेस में लॉस होते हैं हर साल। किसी कंपनी में डिविडेंड इन्वेस्टमेंट कर रखी है, डिविडेंड तो मुझे वैसे ही मिलेगा, मैंने बैंक में एफडी करा रखी है, ब्याज तो मुझे वैसे ही मिलेगा। तो जब इन दोनों इनकम का सोर्स ऑपरेशन है ही नहीं, तो ये ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। लेस करने का मतलब है इन पैसों को मैं ऐसे हटा देता हूँ, लेकिन ये पैसा किसी का तो पार्ट होंगे, किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का, तो इन पैसों को मैं यहाँ पे इसलिए ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी कहाँ लिखी जा रही है, इन्वेस्टिंग में, तो जब इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टिंग में लिखी जा रही है तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाली कमाई भी कहाँ जाएगी, यही लिखी जाएगी। इसलिए उसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। इसका जवाब ये है कि मैं इनकम को क्यों हटा देता हूँ, इसलिए हटा देता हूँ कि वो इनकम इससे रिलेटेड ही नहीं है, वो नॉन ऑपरेशनल इनकम है, ठीक है जी, नॉन ऑपरेशनल इनकम है या नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, जिन्हें मैं हटा देता हूँ। मैंने आइटम लिखा हुआ है, देखो लाइन ये लिखी हुई है, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश। नॉन कैश का तो रीजन है डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन, ऑपरेटिंग खर्चे ही है। डेप्रिसिएशन और ये एमोटाइजेशन ऑपरेटिंग खर्चे ही है, ये बिजनेस से ऑपरेशन में ही है, लेकिन इनके अंदर एक प्रॉब्लम है, कैश में नहीं होते, तो इसलिए तो मैं इन्हें इसलिए हटा देता हूँ, यहाँ से ऐड करके मतलब हटा देता हूँ। बाकी नॉन ऑपरेटिंग आइटम को मैं इसलिए हटा देता हूँ कि वो ऑपरेटिंग आइटम ही नहीं है, या तो वो आइटम फाइनेंसिंग के हैं या वो आइटम इन्वेस्टमेंट के हैं, तो इसलिए मैं उन्हें वहाँ से अगर इनकम है हटा देता हूँ, लेस कर देता हूँ, और खर्चे हैं तो उन्हें वापस ऐड बैक कर देता हूँ, क्योंकि खर्चा घटा हुआ है मतलब प्रॉफिट में से वो लेस हो रखा है, तो उसे वापस ऐड बैक कर देता हूँ। और अगर कोई इनकम है तो वो इनकम प्रॉफिट में जुड़ी हुई है, इसलिए वहाँ से उसे हटा देता हूँ। ये इसका रीज़न था, इसलिए मैंने आपको कहा था मैं रीज़न नहीं दूंगा, मैं आपको पहले दिन कहता रटवा दूंगा, धीरे धीरे मैं रीज़न क्लियर कर देता हूँ। इसलिए मैं इनकम को हटा देता हूँ और खर्चों को ऐड बैक कर देता हूँ। नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश तो प्रॉब्लम ही है कि कैश में ही नहीं है, और अगर वो कैश में ही नहीं है तो फिर कैश फ्लो में तू कर क्या रहा है भाई, क्योंकि मैं तो कैश का फ्लो ढूंढ रहा हूँ ना। अब डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट तो घटा लेकिन कैश तो बाहर नहीं गया, इसलिए मैंने उसे डेप्रिसिएशन को वहाँ से हटा देता हूँ। ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर, बात समझ में आई। इसकी डिटेल डिस्कशन हम कल करेंगे, आज हमेशा इतना ही रखते हैं, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड है बच्चे इसमें भी है इंटरिम डिविडेंड, वो मैंने कल बात करी थी।